तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप सभी बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को जो है वेरी गुड इवनिंग। तो आज जो है हम यहाँ पे जियोग्राफी की थोड़ा जो है मैं यहाँ पे रिवीजन क्लास डालने वाला हूँ। मतलब जो भी मैं क्लास में पढ़ूँगा वो रिवाइज करके मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊँगा और 10 मिनट की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि वो चीज़ मुझे जो है टॉपिक क्लियर हो जाए और मेरे माइंड में जो है वो उसके बारे में चीज़ें वो याद हो जाए। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैंने पढ़ा था भारत की सहायक नदियों के बारे में। आज चलिए डिस्कस करते हैं कुछ की नदियाँ की कहाँ से क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, भारत में भारतीय का नदियाँ मतलब भारतीय नदी तंत्र यानी कि इंडियन रिवर सिस्टम। भारतीय नदी तंत्र क्या होता है? भारतीय नदी तंत्र यानी कि भारत में प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदियाँ होती हैं उन्हें भारतीय नदी तंत्र कहते हैं। भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है कि आपका हिमालयी भाग होता है, मतलब कि हिमालय रेंज से निकलने वाली जो नदियाँ रहती हैं, पहला वो हो गया। और दूसरे भाग में बोला जाता है कि पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं हिमालयाज रिवर्स। एंड सेकेंड आप बोल सकते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स को बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब ये थोड़ा बात करते हैं कि हिमालय नदियों के मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हो गया आपका यहाँ पे सिंधु हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। ये नदियाँ जो होती हैं ये 12 मासी होती हैं। 12 मासी का मतलब क्या होगा? इसमें साल के 12 महीने पानी भरा रहता है, यानी कि ये सूखती नहीं है। और जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ रहती हैं, या फिर प्रायद्वीपीय नदियों को हम साउथ इंडिया की नदियाँ यानी कि दक्षिण भारतीय नदियाँ भी बोलते हैं। ये नदियाँ जो होती हैं 12 मासी नहीं होती हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और यहाँ पे हो गया ताप्ती। और सारी नदियाँ हैं पर ये उनमें से कुछ हैं। अब आइए बात करते हैं हिमालय नदियाँ की। हिमालय नदियों में जो है यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आती हैं। सबसे पहले नदी इसमें आती है इंडस रिवर। इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ये सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन नदियों के नाम में से, मतलब इसका नाम जाना जाता है। सबसे प्राचीन नदी अगर कोई पूछे आपसे तो सबसे प्राचीन नदी जो है हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे ही हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ पे पाई गई थी। तो ये हो गई। सिंधु नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर है। और करेक्ट में आप देखेंगे तो 2880 किलोमीटर है। ठीक, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? उद्गम स्थान इसका है यहाँ पे मानसरोवर झील में है। बोखरचू हिमनद यानी कि एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है बोखरचू। नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा उटपटांग मिलेंगे आपको देखने को, तो उस पर मत फोकस करिएगा। बोखरचू उद्गम स्थान है। बोखरचू ग्लेशियर इसका जो है उद्गम स्थान है, जो कि मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर पाया जाता है। तो ये हो गया। और इसी को कैलाश पर्वत या फिर तिब्बत, यानी कि यहाँ से भी ये उद्गम होता है इसका। मतलब दोनों जगह एक ही है, बस अलग अलग उसका नाम दिया गया है। कैलाश मानसरोवर से भी इसका उद्गम होता है, किसका? सिंधु नदी का। और बोखरचू जो कि कहाँ पे है आपका? यहाँ पे क्या बोलते हैं, मानसरोवर झील के पास है, वहाँ पे भी इसका उद्गम होता है। अब इसका ये भारत में ये कहाँ से प्रवाहित होती है? इसका जो उद्गम स्थान होता है यहाँ पे वो तिब्बत में होता है। तिब्बत यानी कि चाइना में होता है। ये चाइना होते हुए यहाँ पे भारत आती है, भारत से फिर पाकिस्तान जाती है। सबसे इसका जो मेजर पार्ट होता है वो पाकिस्तान से ही होता है। और पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय नदी है ये सिंधु घाटी नदी को बोला जाता है, सिंधु नदी को ही बोला जाता है। और पाकिस्तान से होते हुए ये फिर जाके अरब सागर में गिर जाती है। अब देखिए इसका जो है यहाँ पे नाम जो है वो सिंगी खम्बाना नाम तिब्बत में, यानी तिब्बत में जैसे इंडिया में हम लोग इसको सिंधु नदी बोलते हैं, वैसे तिब्बत में इसको सिंगी खम्बाना क्या बोलते हैं? सिंगी खम्बाना नाम बोला जाता है। सिंगी खम्बाना का मतलब होता है शेर का मुख। और अगर बात की जाए कि भारत में यह नदी कहाँ से मतलब कि एंटर करती है, तो जहाँ से जिस स्थान से एंटर करती है भारत में, उस जगह का नाम है यहाँ पे दमचौक। यानी कि दमचौक कहाँ है? दमचौक लद्दाख में है, यानी कि लद्दाख के दमचौक नामक स्थान से यह नदी चीन से भारत में जो है प्रवेश करती है। अब आइए बात करते हैं कुछ इसके बारे में, मेजर डिटेल्स के बारे में। तो इसकी जो आगे की है, यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में प्रवाहित होती है। यानी कि जो हमारी पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, पहली कौन सी है? लद्दाख, दूसरी कौन सी है? जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। लेह शहर सिंधु नदी के क्या बोलते हैं? लेफ्ट साइड में है ना, हाँ राइट साइड पर स्थित है। यानी कि जो लेह लद्दाख यानी लेह का जो शहर है, सिटी है, लेह सिटी जो है वो सिंधु नदी के राइट साइड पर है। अब सिंधु जल समझौता क्या हुआ था कि जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है और चाइना में भी है।
तो यहाँ पे एक सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें बोला जाता है कि बोला गया था, ये समझौता जो हुआ था वो 1960 ईस्वी में हुआ था, और इसको करवाने वाला जो था वो वर्ल्ड बैंक था। ठीक, इसमें बोला गया कि भारत जो है सिंधु नदी का 20% जल जो यूज करेगा, वाटर का जो मेन कंजप्शन है, सिंधु नदी के 20% पानी का भाग भारत यूज करेगा, और 80% पानी का भाग जो है वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। तो ये सिंधु नदी की जो हुई थी समझौता, सिंधु जल समझौता हुई थी 1960 में, ये डिसाइड किया गया था। ठीक, अब सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो किसी भी नदी की जो सहायक नदियां होती हैं वो एक बाएं हाथ की तरफ होती है, एक दाएं हाथ की तरफ होती है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो 5 हैं। पहला है झेलम, चिनाब, रावी, ताप्ती, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब इन 5 नदियों का जो है ये भारत से इनका उद्गम होता है, और ये पाकिस्तान के ये 5 नदी आपस में मिलती हैं एक जगह पर, और वो फिर जाके यहाँ पे आपका सिंधु नदी में मिल जाती हैं, और सिंधु नदी में ये पाकिस्तान में जाके मिलती है। पाकिस्तान में जहाँ पर मिलता है इसको बोला जाता है मिठान कोट में जाकर मिलती हैं। एक शब्द होता है दोआब का मतलब, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब बोला जाता है। तो एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि दोआब मतलब कि जो हमने ये 5 सहायक नदियों के नाम अभी जाने हैं, इनके बीच के जो स्थान रहते हैं तो उनको क्या क्या बोला जाता है, इस चीज़ें के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला है सिंधु और झेलम। सिंधु झेलम के बीच के जो स्थान होता है, यानी कि बीच का जो क्षेत्र होता है, उसको बोला जाता है सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर किसके बीच में, सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब। अब झेलम हो गया, झेलम के बाद आता है आपका चिनाब। झेलम चिनाब के बीच जो होता है उसको बोलते हैं छज या फिर चाज। क्या बोलते हैं, छज या फिर चाज दोआब। छज और जाब, झेलम चिनाब। चिनाब के बाद चिनाब और रावी का जो क्षेत्र होता है उसको रचना बोलते हैं, रचना दोआब। चिनाब रावी के बीच कौन सा होता है, रचना दोआब। फिर रावी और व्यास के बीच में बारी, और व्यास और सतलज के बीच में कौन सा है, विष्ट है। तो ये 5 जो हैं वो दोआब के नाम है। पहला क्या है, सिंधु सागर, दूसरा क्या है, छज या फिर चज, तीसरा रचना है, चौथा आपका है बारी, और 5वां विष्ट है। कौन कौन सा हो गया, सिंधु सागर, छज, रचना, विष्ट, छज, अरे यार, सिंधु सागर, रचना, विष्ट, रचना, बारी, विष्ट, ये हो गए 5 वो। अब आते हैं थोड़ा विस्तार में जानते हैं झेलम, इनकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। झेलम नदी को जो बोला जाता है वितस्ता नदी बोला जाता है, यानी कि इसका जो प्राचीन नाम है झेलम नदी का वो है वितस्ता, और इसको जो उद्गम स्थान है वो बेरी नाम इसका उद्गम स्थान है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यह वूलर झील से होकर प्रवाहित होती है। झेलम नदी जो है वूलर झील से होकर प्रवाहित होती है, और वूलर झील के तट पर ही श्रीनगर शहर जो है वो बसा हुआ है। भारत प्लस पाकिस्तान की सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो वो है झेलम नदी। झेलम नदी को किशनगंगा, झेलम नदी की जो सहायक नदी है वो किशनगंगा है। किशनगंगा जो है पाकिस्तान में नीलम नदी जाना जाता है, यानी कि जो किशनगंगा नदी है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। और झेलम नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। और किशनगंगा को यहाँ पे पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, नीलम नदी बोला जाता है। अब आइए बात करते हैं चिनाब की। चिनाब का जो है यहाँ पे प्राचीन नाम जो था वो था अस्किनी, यानी कि ये दूसरे नाम है इसके, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। चिनाब नदी का दूसरा नाम अस्किनी है। इसका जो है उद्गम स्थान वो है बाड़ा लाचला दर्रा इसका उद्गम स्थान है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रभागा नदी नाम से हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है, यानी चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी से भी जाना जाता है। चंद्रभागा यानी कि 2 नदियों का यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 2 नदियों का यहाँ पे मिलन होता है। एक चंद्रा नदी है और एक भागा नदी है, तो यहाँ वहीं से बना है चंद्रभागा नदी। तो चंद्रभागा नदी को ही यहाँ पे बोला जाता है चिनाब नदी, और हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से ही जाना जाता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी चिनाब नदी जो है यहाँ पे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
अब यहाँ पे बात करते हैं चिनाब नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। सोहल, भियोट, भुटनाला। सोहल, भियोट, भुटनाला। सोहल, भियोट, भुटनाला। सोहल, भियोट और भुटनाला जो है चिनाब की सहायक नदियाँ। बात करते हैं रावी की। रावी का जो पुराना नाम है वो इरावती है और परुषणी क्या है, परुषणी। इरावती और परुषणी जो है यहाँ पे रावी नदी का दूसरा नाम है। ठीक, इसकी सहायक नदियाँ की बात की जाए तो सियरेवा क्या है भाई, सियोवा जो है इसकी सहायक नदी है और बेरा इसकी सहायक नदी है। सियोवा और बेरा इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसकी उद्गम स्थान की बात करें तो रोहतांग दर्रा जो कि पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये इसका उद्गम स्थान है। अब यहाँ पे बात करें रावी नदी की तो ये भी जो है दो नदियों के संगम से ही बना है। पहला है यहाँ पे भांगल नदी और तंतागिरी। भांगल नदी और तंतागिरी जो एक दोनों नदियाँ आपस में आके मिलती हैं तो रावी नदी यानी कि कांगड़ा एक हिमाचल प्रदेश में स्थान है, उसको कांगड़ा बोला जाता है। वहीं पे जाकर ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं कौन कौन सी, यहाँ पे आपका भांदल और तंतागिरी जो मिलती हैं तो आकर रावी नदी का यहाँ पे निर्माण होता है। रावी नदी के दो सहायक नदियाँ कौन सी है, सियोवा और यहाँ पे बेरा। व्यास नदी के बारे में बात करते हैं। व्यास नदी का जो यहाँ पे वो पुराना नाम है वो विपाशा है। व्यास कुंड एक पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ये इसका उद्गम स्थान है। यह पाकिस्तान नहीं जाती है, यानी कि व्यास नदी एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। यह पंजाब के हरी के बैराज, यह पंजाब में हरी के बैराज नामक स्थान पर अपना पानी जो है वो सतलज यानी कि हरी के बैराज नामक स्थान पर यह सतलज नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है, व्यास नदी। व्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जाती, ये पंजाब के हरी के बैराज नामक स्थान पर जाकर सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक, और ये इसकी सहायक नदियों की बात की जाए किसकी, यहाँ पे आपकी व्यास नदी की सहायक नदियाँ जो हैं वो बाणगंगा, सैज और पार्वती। बाणगंगा, सैज और पार्वती जो हैं, पार्वती, बाणगंगा और सैज इसकी सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी जो है पांचवी नदी है। सतलज नदी को सतुद्री भी बोला जाता है। ठीक, सतलज नदी का दूसरा नाम सतुद्री है। यहाँ पे राख सताल तिब्बत में इसका जो नाम है, नहीं, तिब्बत के राख सताल नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। चीन जाती है, चीन से भारत में आती है, भारत से देन पाकिस्तान जाती है। यह भारत में सिपकला दर्रा से प्रवेश करती है। भारत में इसका जो प्रवेश स्थान जो है वो सिपकला दर्रा है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, स्वा नदी, स्पीति नदी, नोंगली खड्डा। नाम कैसा है, स्वा स्पीति नोंगली खड्डा। स्वा स्पीति नोंगली खड्डा इसकी जो है सहायक नदियां हैं। पंजाब में इन 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है। जो 5 नदियां कौन कौन सी मैं भी बताया हूँ मैं, झेलम, चिनाब, रावी, ताप्ती। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और यहाँ पे सतलज, ये 5 नदियों को पंजाब में क्या बोला जाता है, पंचनद। अब बात करते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी थी, यानी कि सहायक नदी थी। अब राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो नदियां हैं इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, बस इसके नाम याद करना है। जास्कर, श्योक नदी, गिलगित नदी, नुब्रा नदी और हुंजा नदी। कौन कौन सी, जास्कर, नुब्रा, हुंजा, गिलगित और एक हो गया श्योक नदी। ये 5 नदियाँ जो हैं इसके राइट हैंड साइड में पाई जाती हैं, जो कि इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी, सिंधु नदी की। अब बात करते हैं, यहाँ पे हमने सबसे बात किया सिंधु नदी का, यहाँ पे नदी तंत्र। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। भारत में जो इसकी टोटल लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो चेमा युंगडुंग हिमनद, एक तिब्बत में यहाँ पे ग्लेशियर पाया जाता है, चेमा युंगडुंग हिमनद, वहीं से इसका उद्गम होता है। चीन से यह भारत में आती है, भारत से बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश से फिर ये BOB यानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यानी कि इसका जो है पाथ कुछ इस प्रकार से है, ऐसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहले चीन से भारत, भारत से बांग्लादेश, बांग्लादेश से वहाँ पे बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब अलग अलग स्थानों पे इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। फिर यहाँ पे तिब्बत में आपको बोला जाता है सांगपो, सा आधा ग पो, सांगपो बोला जाता है तिब्बत में। आंध्र प्रदेश में दिहांग बोला जाता है।
आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है, और असम में ब्रह्मपुत्र ही बोला जाएगा, और बांग्लादेश में इसको यमुना बोला जाता है। ठीक, तो चाइना का जो भाग है तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है, बांग्लादेश में इसको यमुना बोला जाता है, और असम और अरुणाचल प्रदेश में, असम में ब्रह्मपुत्र ही बोला जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में बोला जाएगा दिहांग। अब असम में ये जो नदी है, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, ये एक द्वीप बनाती है छोटा सा, जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी कि किसी नदी द्वारा बनाया गया ऐसा स्थान जहाँ पर मतलब वो जो अवसाद लाती है उसको छोड़ के एक कोई मतलब स्थान द्वीप बना देती है, तो उसको बोला जाता है यहाँ पे। तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? यह सतलज नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। और कहाँ बनाया जाता है? असम में बनाया जाता है, और जो उस द्वीप का नाम है वो माजुली है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं वो टोटल 8 हैं। सबसे पहली है जीमा, दूसरा है भरेली, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, तिस्ता, मानस। धनसिरी, सुबनसिरी, तिस्ता, मानस, दिबांग, लोहित, बरेली, जीमा। आप इसको ट्रिक का यूज करके भी याद कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारी जो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। गंगा नदी का जो यहाँ पे रिवर सिस्टम है उसकी बात करते हैं। तो गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। राष्ट्रीय नदी की घोषणा इसको राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया? तो 2008, 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया गंगा नदी को। इसका उद्गम कहाँ पे होता है? उद्गम ऐसे तो मतलब 2 नदियों के सम्मेलन से होता है, पर एक बोलने के लिए बोला जाता है कि इसको गंगोत्री, यानी कि एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है यहाँ पे गंगोत्री या फिर गोमुख ग्लेशियर से, तो इसको उद्गम माना जाता है, जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। ठीक, अब गंगा रिवर जो है वो 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। पहला है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड से आती है यूपी में, यूपी से जाएगी बिहार से जाएगी झारखंड से जाएगी पश्चिम बंगाल के बाद जाती है बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश के जाने के बाद बांग्लादेश ये गंगा नदी जो है ये मिलती है आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र से। गंगा नदी मतलब ब्रह्मपुत्र ऐसे आएगी, गंगा नदी ऐसे आएगी, तो ये बांग्लादेश के पास एक वो बनाते हैं आपका, दोनों एक जगह मिलती हैं, उसी स्थान को वहाँ पे बोला जाता है आपका, अरे क्या नाम था, सुंदरबन डेल्टा। हाँ, डेल्टा का निर्माण करती है, तो वहाँ पे एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये बहती है, सबसे ज़्यादा इसका कहाँ पे है? तो यूपी में सबसे ज़्यादा बहती है, सबसे कम बहती है यहाँ पे झारखंड में। ठीक, और बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम जो है वो पद्मा है, पद्मा। अब जो गंगा नदी है ये 5 प्रयाग से मिलकर बनी हुई है, आप ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि 5 प्रयाग जो पाए जाते हैं उत्तराखंड में, तो नदियां हैं और नदियों का संगम स्थान है, तो उन्हीं को बोला जाता है प्रयाग। तो ये उत्तराखंड में 5 प्रयाग पाए जाते हैं। आइए कुछ बात करते हैं इसके बारे में। मेन नदी क्या है? अलकनंदा है। अलकनंदा से जो नदियां आकर मिलेगी तो उनसे जो है प्रयाग की प्रयाग उस जगह को बोला जाएगा। तो पहला है अलकनंदा और धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पर मिलेंगी उसको बोला जाएगा विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पे मिलेंगी उसको बोला जाएगा नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी का नाम है, पिंडार नदी जहाँ पे मिलेंगी उसको बोला जाएगा कर्ण प्रयाग। गंगा नदी और केदारनाथ से जो बहने वाली नदी है वो मंदाकिनी है, यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है उसको बोला जाएगा रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, तो वहाँ पे मिलता है देवप्रयाग। अब गंगा की यहाँ पे देखिए क्या नाम है, अलकनंदा और यहाँ पे गंगोत्री से निकलने वाली नदी भागीरथी जो है, ये दोनों नदी जहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग से ही फिर इन दोनों नदियों के संगम से ही हमारी गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी का जो मेन उद्गम स्थान है वो आपका अलकनंदा और गंगोत्री नदी के जो यहाँ पे देवप्रयाग है, देवप्रयाग से ही माना जाता है। तो यहीं से गंगा निकलती हैं और उत्तराखंड में 5 जो संगम है। तो इतनी बात थी आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे पिछले वाला टॉपिक जो यहाँ पे था दर्रे के बारे में, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों के नाम हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।